क्या सुबह उठते ही आप परेशान रहते हैं कि मार्केट क्या खुलने वाला है, कैसे होने वाला है, किस स्टॉक में न्यूज है? तो परेशानी दूर कर दीजिए। टेलीग्राम में सुबह में 8 साढ़े 8 बजे एक एक्सक्लूसिव वीडियो जाएगी 60 सेकंड की, जो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगी। मार्केट क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा, किस स्टॉक में न्यूज है, किस स्टॉक में न्यूज नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मौका जाने मत दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, आप सबको पता है कि राकेश झुनझुनवाला सर अब नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। मैंने ऑलरेडी उनकी बायोग्राफी 21 मिनट की बनाई थी। आई होप आपने देखी हो, ना देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। उनकी लाइफ की वो अनसुनी दास्तान मैंने शेयर करने की कोशिश की है। जिन्होंने भी देखा है बहुत पसंद आया है। और आज की वीडियो में हम उनके पोर्टफोलियो पे जिक्र करते हुए, उनके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर हैं अराउंड 6 जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उस पे मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ, साथ में कुछ और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो आपको एक नज़रिया देने वाला है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूँ या वीडियो अपलोड होती है आप सीखें और कमाएँ। तो सबसे पहले राकेश झुनझुनवाला इन एसोसिएट की नेटवर्थ की हिस्ट्री को देखते हैं, जहां पे आप देख रहे हो कि अगर एक नज़रिए से देखोगे तो ग्राफ बढ़ता हुआ बहुत ऊपर आ चुका है। जहां पे अगर अगस्त 2022 की बात करें तो इनका नेटवर्थ 31,833 करोड़ का स्टॉक मार्केट में बता रहा है। वहां पर अगर दिसंबर 2015 पे देखें तो दिसंबर 2015 पे इनका नेटवर्थ 9,474 करोड़ का था। लेकिन अब बहुत देसी अंदाज में रखते हैं कि ये जो बार है इनका साइज बड़ा, इनका मतलब नेटवर्थ इंक्रीज हुआ। जो बार है छोटा, इसका मतलब नेटवर्थ डिक्रीज हुआ। तो मार्केट में तेजी हुई तो नेटवर्थ इंक्रीज हो गया, जब मार्केट में मंदी हुई तो नेटवर्थ गिर गया। जैसे अभी अगर आप देखो तो अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर की कहानी थी, वहाँ पे जून 2022 में क्या हुआ, इनका नेटवर्थ गिर गया और वापस से वहाँ से रिकवरी हुई, वापस से बढ़ गया। आप कोविड में आ जाओ, वापस से इनका गिर गया। उससे पहले आप 2016 देख लो, चाहे 2017 देख लो, वहाँ पे या 2018 देख लो, ये क्वार्टर बेसिस पे है। जहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि कैसे क्वार्टरली बेसिस पर भी अप एंड डाउन्स होते हैं जो आप लोग हैंडल नहीं कर पाते हो, और वहां पर आप डर के मारे काट देते हो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ना कंपनी को जानते हो, ना कंपनी को समझते हो, सिर्फ किसी के कहे सुने में आकर आपने इन्वेस्ट कर दिया है। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। हमें पर्सनली जो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट में हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है, कॉर्पस क्रिएट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है होने वाली बात वो ये लगता है कि कभी भी, चाहे मैं बोल रहा हूं या कोई बोल रहा है, किसी के कहे सुने में कुछ मत लीजिए। जब तक आपको समझ ना हो, जब तक आपको कन्विक्शन ना हो, जब तक आप ये ना समझ रहे हो कि कंपनी कैसे पैसे कमा रही है, 1 रुपया मत लगाइए मेहनत का। ये मैं ऑलवेज बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, क्योंकि जब हम खुद अपनी जानकारी से पैसे लगाते हैं हमें कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने पैसे कहां लगाए हैं। लेकिन जब हम किसी के दूसरे के कहे सुने में लगाते हैं तो हमें हमेशा डर होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। तो ये थी एक चीज जहां पे मुझे लगता है इस नेटवर्थ की हिस्ट्री से एक बिग लर्निंग हमें मिलती है। फिर हम आते हैं कि अगर अभी हम देखें कि इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर वाले में, क्या इन्होंने पोजीशन को, होल्डिंग को बढ़ाया है, तो आप पाओगे कि इन्होंने एस्कॉर्ट्स में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और बाकी यहाँ पे देख रहे हो, चाहे एनसीसी हो, डीबी रियलिटी हो, ऑटोलाइन इंडस्ट्री हो, इंडिया बुल हाउसिंग हो, टाटा मोटर्स हो, नज़ारा हो, सब में थोड़ी थोड़ी अपनी होल्डिंग्स को डाउन किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, आपने कितना क्लोजली ट्रैक किया है मुझे नहीं पता, बट मैं हमेशा हर एक बिगिनर इन्वेस्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं। और इसका एग्जांपल मैं टाइटन से दूंगा। टाइटन अगर आपको याद हो तो टाइटन की इन्होंने होल्डिंग घटाई थी नीचे के भाव में, लेकिन उसके बाद जब टाइटन चलने लग गया था, ऊपर आया था, तो वापस से ऊपर के चढ़ के भी इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज की थी। वहां पर जो रिटेल भाई होते हैं वो कभी भी एक बार बेचने के बाद दोबारा नहीं ले पाते, उनके मन में कई तरह के डर होते हैं। वहां पे मुझे लगता है कि ये सब चीजें जब हम डिटेल में देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मेहनत करते हैं, तब हमें रिटर्न मिलता है। उसके बाद हम आपके पास आते हैं तो टोटल नेटवर्थ 31,834 करोड़ का है।
32 कंपनी में होल्डिंग है, जहां पे सेक्टर वाइज ब्रेकअप में आप पाओगे तो जो मैं हमेशा कहता हूं आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए था, उस डाइवर्सिफाइड में आप देखो तो रियल एस्टेट में 13% का इनका एलोकेशन है, मिसलेनियस में 9%, बैंक में 6%, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में 6%, फाइनेंस में 6%, फार्मास्यूटिकल्स में 6%, एडिबल ऑयल में 3%, सीमेंट में 3%, एल्युमिनियम में 3%, मीडिया में 3%, बैंक में 3%, टेलीकम्युनिकेशन में 3%, होटल में 3%, ऑटो एंसिलरी में 3%, पेस्टिसाइड में 3%, हॉस्पिटल में 3%, अनगिनत नीचे तक है, जिससे आप क्लियर है कि किस तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया गया है। तो ये एक अगेन कला होती है जो मुझे लगता है कि हर एक इन्वेस्टर के पास होना चाहिए ये कला। वहां पे अगर हम स्टॉक के नाम पे आते हैं तो स्कॉट, अनंतराज, एग्रोटेक, और वहां पे उसके बगल में होल्डिंग भी आपको पता चल रही है कि इनकी कितनी है। तो एग्रोटेक फूड, कैनरा बैंक, क्राइसिल, एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, फोर्टिस, इंडियन होटल, जुबिलेंट फार्मोवा, करूर वस्या, मैन इंफ्रा, ओरिएंट सीमेंट, प्रोजून इंटू, रैलीज, टाटाकॉम, टाइटन, वॉटेक बवांग, वॉकफार्मा, बिल केयर, डिसमैन कार्बोजेन, जुबिलेंट इंग्रीविया, मेट्रो ब्रांड, एपटेक, फेडरल बैंक, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टार हेल्थ, नजारा, टाटा मोटर्स, इंडिया बुल हाउसिंग, ऑटोलाइन इंडस्ट्री, डीबी रियलिटी, एनसीसी, डेल्टा कॉप, इंडिया बुल रियल एस्टेट, नेशनल एल्युमिनियम, TV18, ब्रॉडकास्ट, फर्स्ट सोर्स, GMR इंफ्रा, ल्यूपिन, MCX, प्रकाश इंडस्ट्री, जहां पे अब आप देखो यहां तक बिलो 1% था और इसके नीचे में कोई अता पता नहीं है। तो दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि अगर आपने एक चीज और गौर किया हो तो राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में जो मैक्सिमम शेयर है वो लॉस देते हैं और कुछ ही शेयर ऐसे हैं जो उनको इतना मेजर प्रॉफिट देते हैं कि लॉस यूं ही पीछे रह जाता है, क्योंकि उनका एलोकेशन बहुत छोटा है, लेकिन जो मेजर प्रॉफिट देते हैं उसका एलोकेशन बहुत बड़ा है। तो ये चीज होती है जहां पे छोटा एलोकेशन का मतलब क्या हुआ, छोटा एलोकेशन का मतलब अरे चलो थोड़ा सा लगा लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो ठीक। अब देखो छोटा एलोकेशन इनके हिसाब से छोटा है, हमें हमारे हिसाब से छोटा रखने वाली बात होनी चाहिए। लेकिन क्या अगर हमारे पास 1-2 लाख का ही फंड हो तो क्या हम कभी इस तरीके से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम लोग सिर्फ बड़े इन्वेस्टर के पीछे देखते हैं, उसने क्या लिया, क्या किया, और एक साथ बहुत ज़्यादा माल खरीद लेते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है हमें ये भी नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो को मैंने R&D किया, बहुत डिटेल में गया, फिर मुझे कुछ शेयर ऐसे लगे जिसमें बहुत दम लगा, कि मुझे ये लगा कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो ये पोर्टफोलियो में जो ये शेयर हैं आने वाले 5 से 10 साल के हिसाब से बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और हमारे पोर्टफोलियो के नज़रिए में होना चाहिए। उनमें से सबसे पहला है स्कॉट का शेयर, जहां पे ये ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी में आती है, एग्री मशीनरी में आती है, कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग में आती है। तो मुझे लगता है कि ये जो शेयर हैं ये बहुत अच्छा शेयर है आगे आने वाले वक्त के हिसाब से, जो आपको और भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके बाद अगर हम दूसरा शेयर बात करते हैं तो दूसरा शेयर है क्राइसिल का, जहाँ पे ग्लोबली डाइवर्सिफाइड एनालिटिक कंपनी है जो रेटिंग और रिसर्च देती है। जो आप समझते हैं कि किसी कंपनी का रेटिंग बढ़ा या गिरा, तो ये रेटिंग एजेंसी है जहाँ पे ये जो क्राइसिल है एकदम शांति से धीरे धीरे काम करके धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। इसका ROC ROE देखोगे तो 39%, 29% के ऊपर का है, सेल ग्रोथ 8% से ऊपर का है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और वहाँ पर मुझे ये जो सेगमेंट है, मुझे क्राइसिल बहुत सही लगता है। उसके बाद जब हम तीसरा आते हैं मेट्रो ब्रांड्स पे, वहाँ पे इनका ROC ROE 20% के पास का है, कंपनी पर डेट है, कंपनी एक्सपेंशन प्लान में लगी हुई है, 598 स्टोर ऑपरेट कर रही है, 200 और स्टोर लेके आने वाली है। वहाँ पर मेट्रो जिस तरीके से धीरे धीरे अपनी पहुँच बना रहा है और जिस तरीके से लोगों के अंदर में आ रहा है, वहाँ पे मुझे लगता है आगे आने वाले 5 से 10 साल में मेट्रो ब्रांड बहुत अच्छा मार्केट में छा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है इंडियन होटल का, होटल इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल। वहाँ पर अगेन 5 से 10 साल के विजन में मुझे इंडियन होटल बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट शेयर है नज़ारा टेक,
गेमिंग इंडस्ट्री, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखी थी कि गेमिंग इंडस्ट्री किस तरीके से आगे बढ़ रही है, गेमिंग इंडस्ट्री किस तरीके से आने वाले 10 से 15 साल में बहुत भयंकर तौर पे एक ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री के रूप में निकल के आने वाली है। और वहाँ पे मुझे लगता है कि नज़ारा टेक बहुत ही एक सही दाव है। बट अगेन ध्यान से 10 साल की बात हो रही है, तो दोस्त आज लेके कल कभी भूल से मत देखो, 6 महीने के बाद भूल से मत देखो। और इसीलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे तभी लगाओ जब उसकी ज़रूरत 3 से 5 साल तक बिल्कुल ना हो। इधर उधर कर्ज उर्ज लेके किसी से पैसे लेके लगा दिया, 3 महीने में रिटर्न मिल जाए, ये सब चक्कर में सबसे ज़्यादा लोग मार्केट में लॉस करते हैं और इसीलिए इन चीज़ों से मना किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शेयर है वो है टाटा कॉम का, टाटा कम्युनिकेशन, जिसके बारे में अगेन मैंने काफ़ी दोस्ती कराई है। कंपनी पे डेट ज़रूर है, बट जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है और जिस तरीके से ये बढ़ रही है, टाटा ग्रुप की कंपनी ग्लोबल नेटवर्क में मोस्ट एडवांस और लार्जेस्ट सबमेरीन केबल नेटवर्क प्रोवाइडर में से काउंट होती, तो मुझे ये एक कंपनी बहुत अच्छी लगती है जहाँ पर अभी तक आपने वो मज़ा नहीं देखा है, बट मुझे लगता है कि आगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप वो चीज़ें देख सकते हो। तो इस तरीके से 6 शेयर हैं। आपको कौन से वाले सबसे ज़्यादा अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट ओपन कर लीजिए और गूगल फॉर्म भर दीजिए, स्पेशल टेलीग्राम में आपको ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।